हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और पिछली क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, चलिए उससे ही सिलसिले को अगले बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो। मैंने आपको बताया था कि आपके पास में W1 और W2, अगर ये दोनों कोई सब स्पेस हैं किसके, V/F के। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। उधर थोड़ा उधर चला गया। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एक चीज़ और बताई थी इसके साथ में कि अगर ये चीज़ मैक्सिमम होगी तुम्हारी, तो ये चीज़ कैसी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, ये वाली ये चीज़ अगर मैक्सिमम होगी तो ये चीज़ कैसी होगी, मिनिमम। और अगर ये चीज़ मिनिमम होगी तो ये वाली मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बन जाते हैं। चलिए आज हम लोग देखिए एक चीज़ देखते हैं। जैसे डायमेंशन के केस में बात करें कि मान लो कोई वेक्टर स्पेस है V/F। ठीक है, अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं, तो अगर फील्ड तुम्हारे पास में ये इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट है। अगर ये फील्ड इनफाइनाइट है तो इसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। भाई फील्ड इनफाइनाइट है तो कार्डिनलिटी कैसी होगी, इनफाइनाइट। कार्डिनलिटी मीन्स मतलब समझते हो ना, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो आपने वेक्टर स्पेस ले लिया V/F बराबर R2/R। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्डिनलिटी का मतलब उसमें कितने एलिमेंट। अगर आप मुझे बताओ इसकी कार्डिनलिटी, देखो फील्ड कैसी है, इनफाइनाइट है। आप इसकी कार्डिनलिटी बताओ भाई, ये क्या पूरा XY प्लेन है। अब XY प्लेन में कितने एलिमेंट होंगे, पता नहीं भाई, अनगिनत होंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी कैसी होगी, इनफाइनाइट। अच्छा, अब ये चीज़ क्यों बताई यहाँ पर, ये चीज़ इसलिए बताई, देखो सेकंड हमारे पास में एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देख आप, मैं इधर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि काम आएंगे ये इम्पोर्टेंट्स नोट्स पॉइंट हैं। अरे यार, इसे चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, देखो इसको आप समझो। जैसे अगर दूसरा ये है कि अगर मान लो आपके पास में फील्ड फाइनाइट हो, तब जैसे आपसे कोई बोल दे कि इफ़ डायमेंशन ऑफ V/ZP, ये कितनी होगी बताओ। देखो फील्ड यहाँ पर क्या है, ZP है। इन फाइनाइट जो फील्ड होती है वो ZP होती है, आपको पता है। इसकी डायमेंशन अगर n है, तो अगर मैं V/ZP की कार्डिनलिटी की बात करूँ तो इसकी कार्डिनलिटी होगी P⁴n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी क्या होगी, ये P⁴n। क्लियर, ये आप। अरे यार एक सेकंड रुको, इसको सही से लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ ज़रा एक सेकंड। तो जो कार्डिनलिटी होगी V/ZP, ये होगी तुम्हारे पास में P⁴n। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसी का। जैसे मैंने एग्जांपल, मान लो कोई सा एग्जांपल ले लिया। जैसे हमें मान लो डायमेंशन दे दी है कि डायमेंशन ऑफ V/Z5, इसकी डायमेंशन दे दी है 3। ठीक है, अब ये दिखेगा कैसे, ये भाई किस टाइप का दिखेगा कि इस 3 का मतलब है क्या। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना आप। अगर इसकी डायमेंशन दे दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसकी कार्डिनलिटी बताओ, देन आपसे बोले कि भाई आप V/Z5 की आप कार्डिनलिटी बताओ, ये क्या होगी। ठीक है, इसकी हमको क्या बतानी है, कार्डिनलिटी बतानी है। अब कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो वही यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। देखो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 5। देखो यहाँ ZP है ना, तो P की वैल्यू कितनी, 5। N की वैल्यू 3, तो 5⁵3 यानी 125। 125 इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना, ये समझ में आया। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नोट मैं आपको और लिखवा देता हूँ, ये नोट करके आप लिख लो, ये भी आपको काम आएगा।
नोट ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस v ओवर जेड पी, ये होगा तुम्हारे पास में p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस पी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, ये इसके होते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, ये लोग ये आप बात ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, अगर फील्ड आपके पास में फाइनाइट हो। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि आपसे ये पूछ ले कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड बेसिस बताओ, डिस्टिंक्ट बेसिस। तो डिस्टिंक्ट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ v ओवर जेड पी। तो इतने ये क्या होंगे? ये होंगे टोटल नंबर ऑफ, सही से लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस अपॉन 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, और n फैक्टोरियल यहाँ लिख लीजिए, ये होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस मतलब ये वाली चीज़ से, ये इस वाली चीज़ को अगर तुम n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज ये हमारा ख़त्म हो गया है और हम लोग अगले पढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, देखो ये कई बार पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपसे बोल दे कि साइन x प्लस ए, ठीक है, कॉमा साइन x प्लस बी, कॉमा साइन x प्लस सी। ठीक है, ये है। ये आपसे बोल दे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, LI और LD आपसे पूछ ले कि भाई क्या होंगे। तो देखो, मैंने क्या बोला था, कोई भी वेक्टर है अगर किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, मान लो ये वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn, ये कोई सेट है जिसमें vn वेक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा वेक्टर है जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो ये सेट पूरा कैसा होगा? LD होगा। अदरवाइज़ कैसा होगा? LI, अगर नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो अब इस सेट में पूछा है, तो इस सेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या, देखो ये अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ, तो साइन x प्लस ए ये होता क्या है, ये बताओ। ये होता है तुम्हारे पास में साइन x प्लस साइन ए कॉस ए, मतलब साइन x कॉस ए प्लस कॉस x साइन ए। अब देखो ए ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया। अब इस वेक्टर को तुम इस तरीके से लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर को आप साइन x और कॉस x के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। बताओ, है या ना भाई? ये तो कांस्टेंट है। अगर इसे थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लो तो ये क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा साइन x। और इसे आप बीटा मान लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा कॉस x। तो हो गया ना भाई, इस वेक्टर को तुमने इस तरीके से लिख दिया, यानी इस वेक्टर को साइन x और कॉस x के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख दिया है। इट मीन्स ये वेक्टर तुम्हारा कैसा हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। राइट, कैसा हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेम ये है, सेम ये है, तो ये पूरा सेट कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आगे से आप ध्यान रखना, अगर आपके पास में ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से आंसर देना है आपको। राइट, चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ में भी नहीं आता है सर पहले ही घबरा दिया आपने तो। नहीं, अब समझ में आएगा ना। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, सब स्पेस। देखो डायरेक्ट सम क्या होता है?
ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दिक्कत भी करता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए जी अगले बढ़ें। अरे ये क्या हो गया? हाँ देखो, डायरेक्ट सम क्या होता है? सर इतना नीचे का लिखा, अभी हम बता देंगे। देखो डायरेक्ट सम का मतलब ये होता है, मैं आपको डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन लंबी है बहुत, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो हमने मान लिया कि हमारे पास में वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एक वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। वी हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है, ये कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, पहली बात। फील्ड क्या? एफ है, राइट। और मैंने मान लिया कि W1 एंड W2 ये क्या है? ये सब स्पेस हैं, सब स्पेस हैं किसके? ऑफ वी के। ये सब स्पेस हैं वी ओवर एफ के। ठीक है, पहली बात। वी हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड W1 और W2 हमारे पास में सब स्पेस हैं किसके? वी ओवर एफ के। ठीक, तब इस v को हम लोग डायरेक्ट सम कहेंगे ऑफ W1 एंड W2 का, इफ़ ईच वेक्टर ऑफ v कैन बी रिटन इन अ यूनिक वे। कुछ नहीं समझ में आया? देखो मैं बोल रहा हूँ, इस v को हम लोग W1 और W2 का डायरेक्ट सम कहेंगे यदि हम v में से, इसमें से कोई भी वेक्टर उठाएं। सपोज मैंने u उठाया, u को मैं एक यूनिक तरीके से लिख सकूं। यूनिक तरीके से कैसे? u को मैं ऐसे लिख सकूं, u इज इक्वल टू W1 प्लस W2 वेयर W1 बिलोंग्स टू W1 और W2 बिलोंग्स टू W2। ठीक है, और इस डायरेक्ट सम को हम लोग डिनोट करते हैं, इस डायरेक्ट सम को डिनोट करने का तरीका होता है v इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आई? बताओ। देखो मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आई। v हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है, W1 W2 क्या है? सब स्पेस है। इस v को, जो v लिखा है, इस v को हम W1 और W2 का डायरेक्ट सम कहेंगे इफ़ ईच वेक्टर u बिलोंग्स टू W। मतलब हर एक वेक्टर जो मैंने बोल दिया W नहीं v, हर एक वेक्टर जो v से बिलोंग करता है उसको हम इस तरीके से लिख पाएँ और यूनिकली लिख पाएँ, मतलब और कोई तरीका ना हो लिखने का। ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई और तरीका ना हो लिखने का, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सम। और जो U1 है और U2 हैं, ये कैपिटल U1 और U2 से आएंगे। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अच्छा देखो, अब सर पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? तो देखो एक थ्योरम होती है, पुराने ज़माने में एक थ्योरम होती थी। थ्योरम ये बोलती थी कि मान लो v ओवर f तुमने लिख दिया है कि W1 प्लस W2, ये डायरेक्ट सम है। ये कब होगा? ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ v को हम W1 प्लस W2, मतलब W1 और W2 को ऐड कर दें तो पूरा v बन जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये हमेशा तुम्हारा ज़ीरो आना चाहिए, सिंगलटन ज़ीरो। ठीक है, पहली चीज़ कि ये मतलब अब इस थ्योरम से समझ लो, बाकी भूल जाओ डेफिनेशन। ये डायरेक्ट सम कब होगा? इस तरीके से कब लिख सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट सम कब बोल सकते हैं? जब v को हम, पहली बात तो ये है कि W1 और W2 को अगर हम ऐड कर दें तो पूरा v मिल जाए हमको, v के इक्वल आ जाए। सेकंड चीज़, अगर हम दोनों सब स्पेस में अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक है, इसी थ्योरम को हम जनरलाइज कर दें तो हम एक रिज़ल्ट और बना सकते हैं, और रिज़ल्ट ये है, इसे हम रिज़ल्ट बोल देते हैं। रिज़ल्ट ये है, रिज़ल्ट क्या बोलता है? रिज़ल्ट ये बोलता है कि v ओवर f इज इक्वल टू W1 प्लस W2, बहुत सारे सब स्पेस हैं, ठीक है, प्लस W3 प्लस डॉट 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 प्लस WN। ठीक है,
ये कब होगा सत्य, ये जब होगा जब आप v इज इक्वल टू मतलब सभी को ऐड कर देंगे, मतलब ये सिंपली ऐड का चिन्ह है, यहाँ पर ये सिंपली एडिशन का चिन्ह है। आप चाहें तो इसे मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सिंपली एडिशन का चिन्ह है, ठीक है। प्लस W3 प्लस डॉट 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 प्लस WN। और पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इन सभी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो वो किसके आना चाहिए, जीरो के इंटरसेक्शन, मतलब जीरो को उसमें आना चाहिए, क्या बोलते हैं, जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, कॉल आ रहा है किसी का, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। कट जाने दो। चलो जी, देखो v इज इक्वल टू इस तरीके से क्या बोल रहे थे, हाँ सेकंड चीज़ ये है कि सभी का इंटरसेक्शन लेने के इसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सबका इंटरसेक्शन ले लूँगा, अब जो ये बहुत सारे होते हैं ना, तो इन्हीं में से कोई आप WI उठाइए, इन्हीं में से कोई, यार हट जा भाई, हाँ WI उठाइए और उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 प्लस WI माइनस 1 प्लस WI प्लस 1, ठीक है, क्योंकि I वाला तो कॉलम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये हो गया, और प्लस डॉट 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 प्लस WN, ठीक, ये होना चाहिए तुम्हारा जीरो के बराबर। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, अरे कोई बात नहीं, सभी का इंटरसेक्शन ही लिया है भाई, मैंने सबका इंटरसेक्शन लिया है, सबका इंटरसेक्शन जीरो के बराबर आना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना। मैंने क्या किया, हमारे पास में बहुत सारे थे, W1 W2 ऐसे बहुत सारे थे, मैंने इन्हीं में से कोई एक उठा लिया, WI यहाँ पर कहीं पर होगा, और मैंने बाकी सबको जो बचे हुए हैं उन सबको ऐड कर दिया, अरे यार बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और उसका अकेले का एडिशन के बाद में उस WI के साथ में मैंने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, तो वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे एग्जांपल ये है, तड़की तड़क एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लो मेरे पास में वेक्टर स्पेस है V/F, मेरे पास में R2/R, ठीक है, ये है मेरे पास में, ओके। अच्छा अब R2/R को मैं कैसे बना सकता हूँ, बोलो, मैंने क्या बोला, दो आपको सब स्पेस उठाने पड़ेंगे, इसे हम डायरेक्ट सम कब बोलेंगे भाई, डायरेक्ट सम कब बोलेंगे ये बताओ। जैसे मान लो हमारे पास में अब मैं आपसे पूछूं क्या x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्या v x एंड y मतलब जो b है x एंड y का डायरेक्ट सम है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ ये, तो आपका क्या जवाब होगा? v का मतलब क्या, R2/R। देखो कैसे, अगर मैं x प्लस y, अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ। अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को ऐड कर दूंगा, इसमें ऐसा चिन्ह बना दो चाहे वैसा बना दो, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, मुझे पूरा R2/R मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मुझे ये बात बताओ। सर ऐसे कैसे मिल जाएगा पूरा R2/R? अरे भैया देख लो देखो यहाँ पर एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट होंगे अल्फ़ा कॉमा 0 टाइप के होंगे कि नहीं, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू R। और यहाँ पर एलिमेंट किस तरीके के होंगे ये बताओ, यहाँ पर एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे, एक सेकेंड, इसको भी, यहाँ पर एलिमेंट होंगे 0, बीटा टाइप के, बोलो, और बीटा बिलोंग्स टू R, बोलो, ये सही बात है। यहाँ पर इस तरीके के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अब ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अल्फ़ा कॉमा बीटा आएगा बन के, बताओ। और अल्फ़ा कॉमा बीटा ये कहाँ से आ रहा है, ये R से आ रहा है, बताओ, इस तरीके का आएगा। अब ये बताओ, ये तुम्हारा पूरा R2/R नहीं है भाई, यहाँ से R2/R के हर एक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हो, तो ये मैंने बताया आपको, ये क्या है, पूरा R2/R। इसलिए x प्लस y, ये मैंने डायरेक्ट सम ही लिखा, ये मतलब ये जो है वो x एंड y एक्सिस का डायरेक्ट सम है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको दिखा दी, अगर इन दोनों का प्लस करोगे तो पूरा आपको क्या मिल जाएगा, पूरा R2/R मिल रहा है, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको छोटा करते हैं, देखो पूरा R2/R मिल रहा है,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन से डायरेक्ट सम ऐसे कैसे बोल दिया, दूसरी कंडीशन तो चेक नहीं की। देखो दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है ना, दूसरी कंडीशन ये है कि मैं W1 और W2 का इंटरसेक्शन लूँ तो 0 आना चाहिए। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन अगर आप वाई एक्सिस लोगे तो क्या आएगा, हलवा ओनली 0,0 एलिमेंट आएगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है। तो अब ये ऑर्डर पेयर में इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0, एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है। यानी पहली मतलब दूसरी और पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, पूरा ये R2/R ही तो है भाई, पूरा R2/R है। और दूसरी कंडीशन में इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट सम लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ सही बात है नहीं। अच्छा चलो एक सवाल और कर लेते हैं, अगर आपको और दुविधा हो। सवाल ये है कि R3/R को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स एक्सिस प्लस डायरेक्ट सम ऑफ वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, लिख सकता हूँ, बताओ या नहीं, ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके पास में क्वेश्चन मार्क है, बताओ लिख सकता हूँ, बताओ। अब देखो समझो बात के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसमें बात करूँ तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, अल्फ़ा,0,0 टाइप के, बोलो। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 0,β,0 टाइप के। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो कैसे एलिमेंट होंगे, 0,0, गामा टाइप के, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अगर मैं तीनों को ऐड करूँगा, पहली कंडीशन क्या है कि अगर तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे पूरा R3/R मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। एक्स एक्सेस प्लस वाई एक्सेस प्लस जेड एक्सेस मिल जाएगा पूरा। भाई एलिमेंट अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये बन जाएगा। अब इससे मैं पूरा R3/R जनरेट कर सकता हूँ, तो मुझे ऐड करने पर पूरा R3/R मिल गया है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर तीनों का इंटरसेक्शन लूँगा जैसे एक्स, अब मैं वही चीज़ बता रहा था, देखो ये रिजल्ट अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो वही चीज़ मैं बता रहा था, बात एक ही है। अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में 0 ही आने वाला है। यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा, चलो उसे वैसा ही लिख देते हैं, रो मत, 0,0,0 इसी तरीके से आएगा। अच्छा अगर आप, मैंने आपको जो दूसरी कंडीशन बताई थी कि थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, वो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि भाई सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ये है कि अगर आप x, मतलब मैंने क्या बोला था कि आपके पास में W1 W2 W3 WN तक थे, आपने WI उठाया कोई, बाकी सबको सम किया, WI के साथ में क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, तो आपके पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात वही है। यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप x एक्सिस उठाइए और इसका इंटरसेक्शन ले लिए, बाकी y एक्सिस प्लस जेड एक्सिस, मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बचे हुए को क्या करना है, ऐड करना होता है। तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, वाई जेड प्लेन बन जाएगा, बताओ भाई ऐड करेंगे तो वाई जेड प्लेन, और ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के साथ में वाई जेड प्लेन का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, बताओ 0 ही तो आएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है कि अगर V जो है W1 W2 का डायरेक्ट सम है उसे कहेंगे। यदि पहली चीज़ तो ये है, डेफिनेशन आप भूल जाइए, जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको आप भूल जाइए, जो मैंने पढ़ी है अभी, ठीक है। सबसे पहले इसको आप भूल जाइए, सबसे पहले याद कीजिए कि हमने क्या बोला था कि W1 W2 अगर मतलब जो V है W1 W2 का डायरेक्ट सम होगा, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि W1 और W2 को ऐड करें तो पूरा B मिल जाए। सेकंड कंडीशन, उन दोनों के इंटरसेक्शन में केवल और केवल 0 ही कॉमन आना चाहिए, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और करें, देखो क्वेश्चन ये है, अगर मैं आप बताऊं, आपसे मैं पूछूं कि भाई R3/R, क्या मैं इसको एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस, क्या इसके डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है बताओ लिख सकता हूँ। चलिए देखते हैं, देखो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे अल्फ़ा,0,0 टाइप के, ठीक। इसमें जो एलिमेंट होंगे, देखो एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर ध्यान रखना, तो अल्फ़ा डैश होगा कोई एलिमेंट, बीटा होगा, 0 होगा, इसी टाइप के एलिमेंट होंगे।
भाई थर्ड जेड एक्सिस वाला 0 होगा। अच्छा, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0, गामा। ठीक है, क्लियर। अगर आप इन तीनों को सम करोगे तो देखो सम करने पे क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश और बीटा कमा गामा। यहाँ से ये भी कोई एलिमेंट आएगा, इसे मैं सपोज़ थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा डबल डैश मान लेता हूँ और ये बीटा और ये गामा। तो यहाँ से हाँ ठीक बात है, ये तुम्हारा R3/R को जनरेट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन तीनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, R3/R मिल जाएगा। पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई है। दूसरी कंडीशन देखते हैं इंटरसेक्शन वाली। आप एक्स एक्सिस है ये आपके पास में, इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन है, इंटरसेक्शन जेड एक्सिस है। ठीक, ये है आपके पास में। अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है आप तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है भाई एक्सिस उठाइए और बाकी एक्स बाई प्लेन और प्लस इनको ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो इनको आप दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा। बोलो एक्स वाई जेड प्लेन, यानी पूरा मतलब एक्स वाई जेड प्लेन बन जाएगा, यानी पूरा R3/R बन जाएगा कि टी बन जाएगा भाई। एक्स वाई जेड इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा टाइप के एलिमेंट होंगे, तो ये पूरा R3/R बन जाएगा। अब R3/R का इंटरसेक्शन लेना है तो मैं एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। बताओ ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम अगले भी क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।